छात्र होने के साथ साथ ही हम एक भारतीय भी हैं और एक भारतीय होने के नाते हमें अपने इतिहास के कुछ प्रमुख मुद्दों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं आपके लिए रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का विषय लेकर आया हूँ। आज हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे कि आखिरकार रॉलेट एक्ट आया क्यों और रॉलेट एक्ट आने का ही कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों बना। जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद क्या क्या परिवर्तन भारतीय राजनीति में आए, इन सभी चीजों की चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप मेरे साथ ये जो सीरीज मैं लेकर चल रहा हूँ इसमें आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, इसीलिए आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप एक भारतीय हैं और हर भारतीय को, मैं फिर से कह रहा हूँ कि हर भारतीय को, चाहे वो छात्र हो या छात्र नहीं हो, अगर हम भारतीय हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है हम ये जाने कि हमें आज़ादी मिली कैसे। आज़ादी के क्रम में हमारे क्रांतिकारियों ने कितने दुख सहे, कितनी पीड़ाएं और कितनी यातनाएं सही जो अंग्रेजों ने हम पर की। इस चीज को जानने और समझने के बाद हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद का उदय होगा और यदि हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद का उदय होता है तो भारत की तमाम बुराइयां हैं जैसे भ्रष्टाचार, इस पर हम कुछ हद तक लगाम लगा सकते हैं। अगर आप एक तरीके से इतिहास को पढ़ते हैं, खास तौर पे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि एक क्षण के लिए आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितनी मशक्कत के बाद हमें आज़ादी मिली। एक ऐसा वर्ग जिसके पास सब कुछ था, अगर हम क्रांतिकारियों की बात करें तो मुख्यतः आप अगर क्रांतिकारियों को देखते हैं तो जो बड़े क्रांतिकारी रहे, बड़े क्रांतिकारी नहीं कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 60% ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें क्रांति करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अंग्रेज उन्हें प्रताड़ित डायरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास पैसे हुआ करते थे और उनके ऊपर गुलामी अंग्रेज नहीं करते थे। अंग्रेज गुलामी करते थे जो निम्न और शोषित वर्ग हुआ करता था, जिनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे या फिर जो जातीय रूप से कमजोर हुआ करते थे। अंग्रेज मुख्यतः प्रताड़ना उन्हें दिया करते थे, न कि उच्च वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करते थे और न ही वो पैसे वाले को भी प्रताड़ित करते थे। लेकिन अगर इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे भगत सिंह की बात करें, इनके पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी। गांधी जी की बात करें, इनके पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन लोगों के पास पैसे की कोई समस्या नहीं थी। जिन्ना, पैसे की कोई समस्या नहीं थी। फिर भी इन लोगों ने भारतीय क्रांति में भाग लिया, इसलिए नहीं कि खुद या अपने परिवार के लिए। सुभाष चंद्र बोस, पैसे की कोई कमी नहीं थी, अच्छे पैसे वाले ये लोग थे। इनके भाई आईएएस अधिकारी उस समय हुआ करते थे। उसके बावजूद इन्होंने भारतीय क्रांति में भाग लिया। क्यों? क्योंकि हम और हमारा देश आजाद हो सके। इसी क्रम में आज हम लोग रॉलेट एक्ट और जलियांवाले बाग हत्याकांड को डिस्कस करेंगे। मैं फिर से कहता हूं, इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि हर भारत का नागरिक इस विषय में कुछ तो जाने। साथ ही साथ एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छा कंसेप्ट मैं समझाऊंगा कि जिन्हें कंपटीशन से मतलब नहीं है उन्हें भी ये फैक्ट समझ में आ जाए, और कुछ ऐसे फैक्ट भी मैं बताऊंगा जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट की मैं बात करूं तो सर रॉलेट ने एक एक्ट बनाया था, ठीक है, इसका नाम था रॉलेट एक्ट। ये आया था 19 मार्च को। ध्यान देने वाली बात है, 19 मार्च 1919 को ये भारत में लागू किया गया। इसे काला कानून भी कहा जाता था। अब समझने वाली बात है, इसे काला कानून कहा जाता था। काला कानून क्यों कहा जाता था, इस पर तो हम चर्चा 1 मिनट बात करेंगे। पहले समझेंगे कि रॉलेट एक्ट आया क्यों। ये समय आप देख रहे हैं, ये उग्रवादियों का समय था, उग्रवादी चरण ये चल रहा था। आप इतिहास में जानते होंगे कि लगभग 1905 के बाद 1919 तक ये एक उग्रवादियों का चरण चला इतिहास में, जिसमें कांग्रेस में उग्रवादी नेताओं का प्रभुत्व सामने आया। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ऐसे उग्रवादियों का एक चरण आ गया था। छोटे छोटी क्रांतियां भी इसमें बहुत जोरों से चलती थी क्षेत्रीय स्तर पर, इसीलिए इस समय को उग्रवाद का काल भी कहते हैं। ये उग्रवाद का काल था और हिंसात्मक घटनाएं ज्यादा घटती थी। इसी चीज को
बंद करने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया जिसका नाम उन्होंने रखा रॉलेट एक्ट। ये ट है, ठीक है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का काम क्या था? इसका सीधा सीधा फंडा ये था कि जिसे भी शक, किसी अंग्रेज को यदि किसी पर भी शक होता है कि ये क्रांति में लिप्त है तो फिर वो उसे वहां पर पकड़कर गिरफ्तार कर सकते थे। सिर्फ संदेह के ही आधार पर गिरफ्तार करना इस रॉलेट एक्ट की सबसे बड़ी कमी थी, जो भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसे 3 नामों से जाना जाता है। इसे कहा जाता है, समझिएगा, बिना दलील। दलील मतलब आप समझते होंगे, एक प्रकार का ये वारंट है, आप एक दलील दीजिए कि आप इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। दूसरा है बिना वकील, वकील आप तो बेहतर तरीके से जानते होंगे। और तीसरा है बिना अपील। अब इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। इस कानून में सीधे सीधे ये कहा गया कि जिसे भी हम पकड़ेंगे उनके पास से तीनों अधिकार समाप्त हो जाएंगे, बिना दलील के, बिना वकील के और बिना अपील का यह कानून था। इसमें न ही कोई दलील दी जाती थी कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, न ही इसमें आपके पास वकील रखने की का अधिकार रहता था, और न ही आप इसमें कहीं अपील कर पाते थे। इसीलिए गांधी जी ने इसे काला कानून कहकर संबोधित किया। अब आप, मुझे उम्मीद है कि समझ चुके होंगे कि रॉलेट एक्ट आया क्यों और रॉलेट एक्ट में ये चीजें क्या थी। अब आपको मैं बताता हूं, इस रॉलेट एक्ट के ही कारण पंजाब में 2 क्रांतिकारी इसमें हुए थे। एक थे डॉक्टर सतपाल और एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू। ये 2 क्रांतिकारियों का नाम आप याद रखेंगे, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू। इन दोनों को रॉलेट एक्ट के ही माध्यम से अंग्रेजों ने पंजाब में गिरफ्तार कर लिया। ये पहली बात हुई। और जब रॉलेट एक्ट चल रहा था तो उसी समय गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, बंबई में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाब, बंगाल और पंजाब, ये 2 क्रांति का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र था। आपको पता होगा क्रांति तो बंगाल में बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन अब पंजाब में भी क्रांति की उपज धीरे धीरे होनी प्रारंभ हो गई थी और पंजाब में जमकर क्रांतियां हुआ करती थी। इसी में पंजाब के एरिया को अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भारत के बड़े नेता हुआ करते थे उस समय, जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ऐसे जो नेता हुआ करते थे, इन्हें अंग्रेजों ने पंजाब जाने से रोक दिया। इस चीज से पंजाब के जो लोग थे वो नाखुश थे, वैसे भी अंग्रेजों से नाखुश थे और इस मुद्दे पे और नाखुश हो गए। जब तीसरी घटना रॉलेट एक्ट में डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके विरोध में एक बिना हथियार के एक शांति सम्मेलन जलियांवाला बाग में बुलाया गया। और जलियांवाला बाग, आपको पता होगा, ये घटना है 13 अप्रैल की 1919 की ये घटना है। और जलियांवाले बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए सिर्फ इस मुद्दे पे कि इस रॉलेट एक्ट को किसी प्रकार से हटा दिया जाए। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। और दूसरा विशेष कारण क्या था कि जो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कीचलू को गिरफ्तार किया गया है, इन्हें क्या किया जाए, रिहा कर दिया जाए। इसी मुद्दे को लेकर हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। आपको पता है कुछ वहां पे कुएं भी थे, मूवी आप देखे होंगे। उसके बाद समझिए क्या हुआ। एक भारतीय गद्दार, मैंने गद्दारों पर बताया ही है, एक गद्दार था और गद्दार अंग्रेजों से भी खतरनाक थे, इनके लिए शब्द बनता है, कहने की आवश्यकता नहीं है। गद्दार था राजहंस। इसने क्या किया, कुछ लालच में आकर अंग्रेजों को यह बता दिया कि वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं और वो किसी क्रांतिकारी घटना में लिप्त हैं। अंग्रेज ये बखूबी जानते थे कि वो किसी भी सशस्त्र विद्रोह के लिए वहां इकट्ठा नहीं हुए हैं, फिर भी अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी मनबड़ाई दिखाई। और उस समय भारत के वायसराय चेम्सफोर्ड थे। अब ध्यान देने वाली बात है, भारत के जो वायसराय थे वो थे चेम्सफोर्ड, उनके तक ये बात नहीं पहुंची। और पंजाब का जो गवर्नर था, फिर से समझिएगा कि जो पंजाब का उस समय गवर्नर था उसका नाम था मिचेल ओ डायर। उसका क्या नाम था, मिचेल ओ डायर। कौन था, पंजाब का ये उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर था। जैसे कि
अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, जैसे मोदी जी हैं, तो उस समय आप समझ लीजिए कि उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे, मान लेते हैं, समझने की चीज है, सिर्फ चेम्सफोर्ड थे। ये उत्तर प्रदेश के इसमें सीएम कौन है? योगी जी हैं। तो उस समय पंजाब के जो सीएम थे वो कौन थे? एमओ कौन था? सॉरी, थे नहीं, था। कौन थे? एमओ डायर। अब एमओ डायर को जब ये बात पता चली राजहंस के माध्यम से, तो ये वैसे भी दुष्ट प्रकृति का आदमी था। ये हजारों सैनिकों को ले गया और इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में सारे सैनिकों को सामने खड़ा कर दिया। और ये कहा जाता है कि सिर्फ 3 मिनट के लिए उसने समय दिया। अब आप मुझे बताइए, हजारों की भीड़ इकट्ठा है, क्या 3 मिनट में हजारों की भीड़ वहां से हट सकती है? संभव नहीं है, कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। इस जनरल डायर ने सिर्फ 3 मिनट का वहां पर उन्हें हटने के लिए कहा और इसके बाद इसने गोलियां बरसा दी। गोलियां बरसाने के क्रम में कहा जाता है कि 1000 से प्लस आदमी मारे गए। समझिएगा इस बात को, 1000 से प्लस आदमी मारे गए और ये भारतीयों के लिए बड़े दुख का समय था। 1000 आदमी कभी मारे जाएं बहुत बड़ी चीज होगी, 1000 से प्लस आदमी इसमें मारे गए और सिर्फ 379 का आंकड़ा सरकार ने, उस समय की सरकार ने भारतीयों के सामने प्रस्तुत किया कि सिर्फ 379 लोग ही इसमें मारे गए थे। ये तो रहा इसका बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद के कुछ काम हुए जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। नॉलेज के लिए इस चीज को आप समझ चुके होंगे। अमृतसर में घटना घटी थी और अब कंपटीशन की भावना, कंपटीशन के तौर पर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और बनते हैं। अब हम उस कॉम्पिटिटिव राह की ओर आपको ले चलेंगे। यहां तक तो एक अच्छी खासी कंसेप्ट और एक अच्छा खासा पकड़ आपको हो गई होगी रॉलेट एक्ट और जलियांवाले बाग हत्याकांड पर, जो कि हर भारतीय को जानना जरूरी है। अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो कंपटीशन की भावना से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपटीशन में उनसे प्रश्न बनते हैं और कुछ चीजों को हम उसमें लेकर चलते हैं। आइए चलिए समझिए। उसके पहले एक छोटी सी समझ और आप देख लीजिए बात को, कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में घटा था तो उस समय एक, आप कह सकते थे, एक बच्चा था जिसका नाम था शेर सिंह। इनका क्या नाम था? इनका नाम था शेर सिंह। ठीक है, कौन थे? शेर सिंह थे। शेर सिंह गदर पार्टी भी ज्वाइन किए थे, जिसके लिए इनको 5 साल की सजा भी हुई थी। जब ये बाहर आए तो इस जलियांवाले बाग हत्याकांड में ये शेर सिंह भी थे और इनके माँ बाप भी इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड में मारे गए थे, शहीद हो गए थे। यानी शहीद भी हम कह सकते हैं, शहीद हो गए थे। इसके बाद ये शेर सिंह थे ना, इन्होंने लंदन जाने के लिए अपना एक पासपोर्ट बनवाया और उस पासपोर्ट में अपना नाम इन्होंने उधम सिंह रख दिया। उस पासपोर्ट में, चूंकि ये भारत में क्रांतिकारी थे, इसलिए इनके नाम से पासपोर्ट लंदन जाने के लिए बहुत मुश्किल था बनना। नरम दल के नेताओं का लंदन जाना आसान था, गरम दल के नेताओं का लंदन जाना आसान नहीं था, क्योंकि जानते थे कि ये लंदन गए तो वहां भी उड़ा सकते हैं भारत अंग्रेजों को। क्या जो जहां संसद उड़ा देंगे, ठीक है, वहां के जो राष्ट्रपति से लेके रानी महारानी विक्टोरिया जो भी हैं बैक हो जाएंगी। इसीलिए गरम दल के नेताओं पर वो प्रतिबंध लगा दिए थे कि वो जल्दी जा नहीं पाते थे, आसान प्रक्रिया नहीं थी। लेकिन नरम दल के नेताओं के लिए प्रक्रियाएं आसान थी, इसीलिए शेर सिंह ने अपना नाम बदलकर उधम सिंह रख दिया और ये लंदन गए। लंदन में जब ये जनरल ओडायर एक मीटिंग में बैठा हुआ था, ये चूंकि गए थे इसी को मारने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, और घटना है 1940 की, जब उधम सिंह ने एक किताब में बंदूक को रखा। आप पिक्चर देखे होंगे राज बब्बर की उधम सिंह, सेम वही पिक्चर जाके देखिएगा, आपको कहानी पता चल जाएगी। उधम सिंह ने क्या किया कि किताब में बंदूक की आकृति को के पन्ने काट लिए और उसमें बंदूक रख दिया और उसको उन्होंने बंद किया और ऐसे लेकर चले गए। इसके बाद वहां पर जब मीटिंग समाप्त होती है तो ये बंदूक निकालते हैं और जनरल ओडायर को इन्होंने 2 गोलियां मारी और जिससे जनरल ओडायर मौके पर ही वहीं पर मर गया। हालांकि इसको उनके बाद इनके ऊपर केस चलाए गए लंदन में और लंदन में ही इन्हें फांसी दे दी गई और ये वहां पर शहीद हो गए। तो ये थी इनकी कहानी, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की ये कहानी आपके सामने रही। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से जरूरी हैं, हम उनको भी यहीं पर समझ लेते हैं। चलिए देखिए, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो भारतीयों में बड़ा आक्रोश हुआ। और जब आज भी हमारी यही कमी है कि जब घटना तुरंत घटती है तो आक्रोश बहुत ज़्यादा होता है, फिर कुछ दिन बाद वो आक्रोश ठंडा हो जाता है। इसीलिए आज भी हमारा देश
सिर्फ और सिर्फ विकासशील देश है, विकसित देश नहीं हो पाया है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं, अभी बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा था, मोदी रोजगार दो ट्रेंड था, 3-4 दिन मतलब 25 तारीख के आसपास लगा कि नहीं मोदी जी आकर कुछ भाषण दे ही देंगे, इतना हम लोगों ने विद्रोह किया। उसके बाद आप देखेंगे तो मामला ठंडा पड़ गया है। इसका कारण भी है कि आदमी कब तक लड़े, जब बाहरी सरकार होगी तो आदमी कब तक लड़ेगा, वही मुद्दा यहाँ था। हुआ ये कि उस समय जो आक्रोश था, उस आक्रोश को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने छोटी सी चाल चली और उस घटना की जांच करने के लिए एक कमेटी निर्माण की, जिसका नाम रखा गया हंटर कमेटी। सर विलियम हंटर, सर तो बोलना उनका नाम है, कहना नहीं चाहिए, मजबूरी है। विलियम हंटर ने को इनकी कमान सौंपी गई कि आप इसकी जांच करें, इस पूरी घटना की जांच करें। इस कमेटी में कुल मिलाकर 8 सदस्य थे, 5 भारतीय सदस्य थे और 5 अंग्रेजी सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य थे। 3 भारतीय सदस्य की अगर बात करते हैं तो एक थे चीमन लाल सीतलवाड़, दूसरे थे साहबजाद सुल्तान अहमद और तीसरे थे जगत नारायण। एग्जाम में ये कभी पूछ सकता है। चीमन लाल सीतलवाड़, साहबजाद सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 लोग हंटर कमेटी में 3 भारतीय सदस्य रहे। ये कमेटी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, तो अंग्रेजों के विरुद्ध संभव नहीं है कि ये कुछ काम करे। इसने क्या किया कि डायर को निर्दोष साबित कर दिया। इन्हों लोगों ने डायर को निर्दोष साबित कर दिया। जब इन्होंने निर्दोष इन्हें साबित कर दिया तो कांग्रेस, मैं आपको बता सकता हूं कि कांग्रेस जो थी उस समय अपने चरम पर थी और कांग्रेस के भी पास अब कुछ अधिकार हो चुके थे। जब गरम दल के नेता आए तो अंग्रेजों को भी समझ में आया कि अभी हमारे हाथ में नाचने वाले नहीं हैं। तो अब एक और कमेटी अंग्रेजों द्वारा बनी जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी उर्दू शब्द है। ये तहकीकात कमेटी भी 1919 में ही बनाई गई और इनके जो अध्यक्ष चुने गए वो मदन मोहन मालवीय जी को चुना गया। मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी, कोष्टक में M5, शॉर्टकट नाम M5 है, महा मना मदन मोहन मालवीय, M5। तहकीकात कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य गांधी जी भी थे, पटेल जी भी थे। तो मदन मोहन मालवीय एक कमेटी बनाई गई, मतलब इनके निर्देश में, इनके नेतृत्व में एक तहकीकात कमेटी बनाई गई 1919 में ही, और इसका गठन कांग्रेस ने किया था। ये 2 कमेटियां बनाई गई। पहली कमेटी हंटर कमेटी में डायर को निर्दोष साबित कर दिया गया, लेकिन तहकीकात कमेटी में डायर को, जनरल डायर को दोषी पाया गया। हालांकि ये कांग्रेस के द्वारा बनाई गई कमेटी थी, उसका कुछ मतलब निकला नहीं और आप जानते हैं कि ये निर्दोष साबित होकर फिर इंग्लैंड चला गया। हालांकि उधम सिंह भी इन्होंने इसका पीछा नहीं छोड़ा और 1940 में 21 सालों बाद में इससे उन्होंने बदला ले लिया। तो ये कमेटियों पर बनने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो भारतीयों में बड़ा आक्रोश था। कुछ राजनेताओं ने, जिनकी अंग्रेजों से अच्छी पकड़ थी और अंग्रेज भी चाहते थे कि इनके साथ हम मिलकर रहेंगे तो कुछ लंबा टिक जाएंगे, ठीक है। अगर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ऐसे लोग गरम दल के नेता अपने समय से पहले ही ये शहीद हो गए, अगर ये शहीद न हुए होते और ये लोग एक साथ, अगर चूंकि अगर सुभाष चंद्र बोस काफी लेट क्रांति में भाग लिए, अगर वो भी इस टाइम आ गए होते तो अंग्रेजों का सुपड़ा कब साफ हो गया होता उन्हें पता भी नहीं चलता। हालांकि इसीलिए वो नरम दल के नेताओं के साथ बने रहते थे। इसीलिए आप देखे होंगे कि गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, विनोबा भावे हो गए, इन पर अंग्रेज किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट अत्याचार नहीं करते थे, क्योंकि ये जानते थे कि इनके माध्यम से हम कुछ काम कर सकते हैं। और जो गरम दल के नेता थे उनके सामने वो टिक नहीं पाते थे। बाल गंगाधर तिलक काफी लंबे साल तक ये जेल में रहे थे, केसरी इन्होंने लिख दिया जिसके कारण को 6 साल की जेल हो गई। तो सारी घटनाएं आप जानते हैं। कुछ जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से बनते हैं कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी। गांधी जी को क्या कहा था? केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी अंग्रेज द्वारा। किसे? गांधी जी को। इन्होंने इस केसर ए हिंद की उपाधि का परित्याग कर दिया।
बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो रविंद्रनाथ टैगोर को दो उपाधियां दी गई थी। एक दिया गया था सर, इन्होंने इसे भी हटा दिया, और एक दिया था नाइटवुड, नाइटवुड, और इन्हें इसे भी हटा दिया। एक और उस समय लोग थे, एक थे जिनका नाम था जमुना लाल बजाज, जमुना लाल बजाज, बजाज, ठीक है, देख लीजिए जमुना लाल था या जमुना ऐसे ही कुछ था, जमान लाल या ऐसे कुछ नाम था। इन्होंने क्या किया था, इन्हें एक दिया गया था, चूंकि ये उस समय बैंकर और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भी गांधी जी के साथ भाग लिया था। तो इनको एक उपाधि दी गई थी राय बहादुर की, इन्होंने इसको भी क्या किया था, इसको भी हटा दिया था। इनके एक उपाधि दी थी राय बहादुर की, बैंकर थे, बिजनेसमैन थे, राय बहादुर की उपाधि का इन्होंने भी परित्याग कर दिया। शंकरण नारायण, शंकरण नारायण की हम बात करते हैं, इनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे वायसराय जो उस समय के थे चेम्सफोर्ड, तो वायसराय का एक परिषद हुआ करता था, मंत्री परिषद, जैसे आज प्रधानमंत्री का एक मंत्री परिषद है, उसी हिसाब से चेम्सफोर्ड का भी एक परिषद हुआ करता था, जिसमें कुछ भारतीय रहा करते थे सलाहकार के लिए, उन्हें सलाह देने के लिए। तो शंकरण नारायण ने भी परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था, परिषद से इस्तीफा इन्होंने भी दे दिया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। जब हम लोग भारत में स्वतंत्रता संघर्ष को पढ़ेंगे तो मैं इसमें डायरेक्ट आपको रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को बताकर निकल जाऊंगा बाईपास से, और ये चीज आज आप पढ़ ही चुके हैं। और जो लोग इस चीज को स्किप कर रहे हैं, जब मैं भारतीय संघर्ष पढ़ाऊंगा तो उससे पहले इस चीज को वो समझ लेंगे कि मुझे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड को वहां पर क्लीन मतलब डिटेल से नहीं बताना पड़े। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप भारतीय हैं, अपने इतिहास के बारे में खास तौर पर एंशियंट मत जानिए, कोई दिक्कत नहीं है, मध्यकाल जानने की आवश्यकता है, आधुनिक काल और जानने की आवश्यकता है कि हमें आज़ादी मिली कैसे, कितनी संघर्ष हुआ था। आपको पता होगा कि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और लड़ाई चल रही थी 61 की, तो उस समय करीब एक हफ्ते तक भारतीयों ने सिर्फ एक टाइम खाना खाया था, और अपने एक टाइम का भोजन उन सैनिकों को देते थे कि वो सेना पर बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर सकें। कैसी परिस्थिति उस समय रही होगी, इस चीज को आप समझ सकते हैं। इसीलिए आप प्रयास कीजिए कि अपने देश के लिए कुछ करने का, और वो जज्बा आपको अपने इतिहास से मिल सकता है जो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।